वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय के पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्र 2025 को आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल पर यह अर्थशास्त्र का पहला वीडियो है जो कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए आगामी वार्षिक परीक्षा में बहुत ही सहायक होगा, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें। और जो छात्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और आउट ऑफ सिलेबस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो हम करते हैं पहले क्वेश्चन पर चलकर इसकी शुरुआत करें। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो जनगणना क्या होती है कि जो हमारे देश में नागरिक निवास करते हैं, जो जनता निवास करती है, उनकी बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है। किस उम्र के व्यक्ति कितने हैं, उनका परसेंटेज कितना है, गरीबी रेखा में रहने वाले लोग कितने हैं, इसके अलावा उनकी साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग कितने हैं, इसके अलावा सेक्स रेशियो यानी महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, इसके अलावा गरीबी रेखा के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, उसके नीचे कितने हैं, कहाँ कितना विकास हुआ है, यानी पूरा डिटेल जनता रहती कैसे है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं। तो ये पूछ रहा स्वतंत्र भारत में, तो हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। तो पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती रही है। हालांकि 2021 में जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप था, महामारी थी। और अभी इस वर्ष आगामी 2026 में जनगणना की जाएगी। मैंने देखा कि बच्चों को छोटी छोटी जानकारियां भी कई बार उनके दिमाग में नहीं रहती हैं, तो हमें प्रत्येक चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप है। तो इसमें जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वह माप है समांतर माध्य। ठीक है ना? तो समांतर माध्य आप इसका टिक करें। बहुलक क्या होता है? बहुलक उसे कहते हैं यदि आंकड़ों में किसी एक आंकड़े की या एक संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो हम उसको बहुलक कहते हैं। फिर है आपका सरल सहसंबंध गुणांक का परास होगा। तो सांख्यिकी वाली पुस्तक का यह क्वेश्चन है, तो इसका होगा परास -1 से +1 तक, ऑप्शन सा नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग, हम जानते हैं कि हमारे देश में 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं लगातार देश में चल रही थीं। और इन योजनाओं को बनाता कौन था? योजना आयोग बनाया करता था। यह पंचवर्षीय योजनाएं जैसे कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होती थी। तो योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में। ठीक है ना? मैं आपको सीधा सीधा उत्तर ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से और अन्य जानकारी भी मिलती रहे। यानी प्रत्येक प्रश्न के बारे में आपको ऐसी चीज़ बताई जाए जिससे आप आने वाले जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले भी प्रश्न रहते हैं उनका भी उत्तर आप लिख सकें समझ के साथ। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी जो उस समय प्रधानमंत्री रहेगा वह योजना आयोग का अध्यक्ष भी रहेगा। लेकिन योजना आयोग को 2014 के बाद से बंद कर दिया गया है। उसके स्थान पर एक दूसरा संस्थान का निर्माण किया गया जिसका नाम है नीति आयोग। जी हाँ, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से शुरू हो गया है और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष
कौन होंगे आप ज़रूर बताएं, क्योंकि पदेन प्रधानमंत्री जो उसमें पीएम रहते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। फिर है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है? तो मानव पूंजी होती क्या है? मानव पूंजी का मतलब होता है, पूंजी तो सब कोई समझता होगा ना, जैसे कि ज़मीन है, हमारा पैसा है, हमारे जो भी आय के साधन है वो सब पूंजी के होते हैं। तो मानव पूंजी क्या है? यानी मनुष्य जो है वो पूंजी में परिवर्तित हो जाए, तो उसके लिए क्या क्या होता है? यानी स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है कि वह बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहेगा तब तो वो काम कर पाएगा। कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जगह काम करवाना है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। फिर आपका शिक्षा में निवेश, यानी अगर उस व्यक्ति ने पढ़ाई ठीक से की है, बेहतर तरीके से कोई स्किल्स को सीखा है, तो उसमें मानव पूंजी का निर्माण तो जरूर हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सा नंबर, सड़क परिवहन व्यवस्था में निवेश। यह मानव पूंजी से संबंधित नहीं है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वैश्विक समूह नहीं है? तो इसमें आपके ऑप्शन है सार्क, G8, G20, विश्व बैंक। तो हम देख रहे हैं कि G8 ग्रुप 8 यानी इसमें 8 जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था आगे है उसमें शामिल है। G20 में 20 देश शामिल हैं, इसमें एक अफ्रीका संघ भी शामिल हो गया है। इसके अलावा विश्व बैंक है तो उसमें भी बहुत सारे देश हैं। लेकिन सार्क ये वैश्विक समूह नहीं है, इसमें केवल एशिया महाद्वीप यानी कि दक्षिण एशिया के कुछ देश शामिल हैं, इसलिए सार्क एक वैश्विक समूह नहीं है। लेकिन जो G8 है, G20 है, विश्व बैंक है, इसमें तो पूरे विश्व के अन्य देश, अन्य महाद्वीपों के देश शामिल हैं। तो ध्यान में रखें, इसका आंसर हो जाएगा सार्क, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सभी उत्पादन क्रियाओं का आधार क्या है? उपभोग, यानी हम जिन वस्तुओं का अधिकतम उपभोग करते हैं उनका उत्पादन उतना बढ़ जाता है या उत्पादन बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत अधिक है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई रूल लगता है इकोनॉमिक्स में। जिस वस्तु की डिमांड अधिक होगी, जैसे मार्केट में देखते हैं ना हम कि मार्केट में आलू बहुत होता है, टमाटर प्याज बहुत होता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत होती है। जबकि आपको मिर्च धनिया बहुत कम दिखेगी, क्योंकि उसकी डिमांड उतनी नहीं है। उसी आधार पर उसका उत्पादन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बारंबारता वितरण में रिक्त स्थान आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का समान तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिष्कृत, यानी बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में चेंज किया जाता है। तीसरा है माध्यिका। माध्यिका चरम मदों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट है थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग, यानी मुद्रास्फीति दर को मापने में किया जाता है। मुद्रास्फीति क्या होती है? यानी मुद्रा की कीमत का बढ़ना। मुद्रास्फीति उसको कहते हैं जिसमें हमारे रुपए की वैल्यू तो घटती है लेकिन उसकी मात्रात्मक क्षमता बढ़ती है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर एक डॉलर की कीमत 90 रुपये हो गई है। यानी $1 लेके चलो या फिर 90 रुपये के लेके चलो, तो अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, क्योंकि $1 ही काफ़ी है, यहाँ 90 रुपये उसके बराबर रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है मुद्रास्फीति में। जैसे कि कोई मार्केट में आप चीज़ लेने जाते हैं तो आपको अधिक पैसे देने पड़ते हैं। तो एक थोक कीमत सूचकांक, यानी कि अगर आपको मार्केट से कोई चीज़ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हमको अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कि मुद्रा की कीमत कम हो रही है। नेक्स्ट है अपने उद्यम के स्वामी एवं संचालक।
यानी किसी का अगर कोई उद्योग है, यानी किसी कोई अपना खुद का व्यापार करता है, तो उसका जो स्वामी है यानी मालिक है, वो जो उसको चलाता है, संचालक है, वह उद्यमी कहलाता है। इसको उद्यमिता के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, यानी उद्यम यानी खुद का कार्य, इंटरप्रेन्योरशिप। फिर है नेक्स्ट आपका, कौन सा आंदोलन हिमालय पर्वत में वन संरक्षण से संबंधित है? तो यह आंदोलन है चिपको आंदोलन है। चिपको यानी पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ की कुछ महिलाएं, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की कुछ महिलाएं वहाँ पर अपने वृक्षों को बचाने के लिए उन पेड़ों से चिपक गई थीं, ताकि उसको जो सरकार पेड़ों को कटवाने के लिए प्रयास कर रही थी वो काट ना पाए। तो चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, और इसकी प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थी उनका नाम था गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, धूम सिंह नेगी, ऐसे नाम थे, तो ध्यान में रखें। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं और सत्ता सत्य के बारे में देखते हैं। तो होता है इसमें वितरण उत्पादन के कारकों को पारिश्रमिक देने की प्रक्रिया है। तो वितरण उत्पादन के कारक को पारिश्रमिक देने की प्रक्रिया है, तो यह कथन सत्य है। जैसे कि अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन करने के लिए जो मशीनें लगी हुई होंगी, जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे, जो मजदूर काम कर रहे होंगे, उनने जो जो काम किया है, उनने जो परिश्रम किया है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा, किसी को ईंधन देना पड़ेगा, मशीनों को। तो ये सब वितरण यानी सत्य है। नेक्स्ट है आपका, श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है। तो यह कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचकांक आर्थिक नीति निर्माण के लिए उपयोग होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। सूचकांक यानी डेटा, डेटा यानी आंकड़े। यदि आपको कोई क्षेत्र की आर्थिक नीति बनानी है, यानी कि वहाँ पर आर्थिक विकास कैसे करना है, तो वहाँ का डेटा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके लिए विद्यालय बनाना हो, तो पता करना पड़ेगा कि कौन सी कक्षा में कितने बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, उस गांव की आबादी क्या है, उसके आसपास कितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, तब तो आप एक अच्छा विद्यालय बना पाओगे। यानी डेटा बहुत ज़रूरी है, सूचकांक बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम किसी अस्पताल की शुरुआत करें, अस्पताल बनाया जाए, तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि आसपास कितनी आबादी है, और आबादी के हिसाब से वहाँ पर बेड की संख्या, डॉक्टर की संख्या, बिल्डिंग की जो ज़रूरत कितनी होगी, वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सूचकांक बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका, भारत में व्यापारिक बैंक वित्तीय क्षेत्र का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। तो ये जो व्यापारिक बैंक होते हैं, तो वित्तीय क्षेत्र का नियमन एवं नियंत्रण नहीं करते। व्यापारिक बैंक कौन से हैं? जैसे एसबीआई है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब क्या है? व्यापारिक बैंक है। ये व्यापारियों को, ये बिजनेस के लिए आपको लोन देते हैं और आपके पैसे जमा करते हैं, आपको थोड़ा बहुत ब्याज देते हैं। लेकिन ये वित्तीय क्षेत्र है। वित्तीय क्षेत्र यानी पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल नहीं करते, रेगुलेट नहीं करते। रेगुलेट का मतलब होता है कि किसी भी संस्थान को चलाना, और कंट्रोल को होता है, मतलब होता है कि आपको कितना पैसा बैंक में रखना है, कितने परसेंट एसएलआर, है ना, ये सब, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये बैंक के संबंध में कुछ शब्दावली होती है। तो वित्तीय क्षेत्र का नियमन और नियंत्रण कौन करता है? फिर व्यापारिक बैंक नहीं करते हैं, तो वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं, सरकार का बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो यहाँ यह कथन, चौथा कथन, भारत में व्यापारिक बैंक वित्तीय क्षेत्र का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं, यह कथन असत्य हो जाएगा। फिर है पांचवा, ओजोन अपक्षय का कारण समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में वृद्धि होना है। तो यह कथन है सत्य हो जाएगा। नहीं, सॉरी, इसमें शायद इन लोगों ने गलत छाप दिया है। इसका
असत्य होना चाहिए, क्योंकि ओजोन अपक्षय यानी कि ओजोन परत जो होती है यह समताप मंडल में तो होती है, लेकिन ओजोन की मात्रा में बढ़ने से अपक्षय नहीं होता। वो तो जब ओजोन की मात्रा घटेगी तब होगा अपक्षय। तो यह कथन असत्य है। फिर आपका छठवां क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय यानी जिसको बनाया नहीं जाता, यानी जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, पुनः नया नहीं प्राप्त कर सकते उसको, तो यह कथन सत्य है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो जमीन से निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। ओके, नेक्स्ट है सही जोड़ियां बनाइए। तो देखिए, ये जो आपको आंकड़ों वाली पुस्तक है ना, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर है आपका पहला क्वेश्चन, संचयी बारंबारता वक्र, इसका आंसर हो जाएगा तोरण। फिर आपका स्थितिक मान, स्थितिक मान मात्रिका, क्योंकि यह बदलता नहीं है। आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटने वाला माप क्या होता है? चतुर्थक। उसका नाम ही देखो मैच कर रहा है, 4 बराबर भागों में बांटना है, तो चतुर्थक हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसका हो जाएगा बी नंबर, खुदरा कीमत। खुदरा मतलब होता है फुटकर। वो उपभोक्ता जो होता है वो कुछ कुछ वस्तुएं खरीदता है ना, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक को हम खुदरा कीमत से जांच पाते हैं। फिफ्थ है आपका बैंकिंग। बैंकिंग होता है आपका सेवा क्षेत्र। मैंने बताया था आपको, क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, तो सेवा क्षेत्र में बैंकिंग आता है। पशुपालन, छठवां ऑप्शन, ये प्राथमिक क्षेत्र में है। कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र बताया गया था आपको। इसके अलावा खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मानव विकास संकेतक, ये भी बताया था, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसका होता है आपका जीवन प्रत्याशा, इसमें शामिल है। मानव विकास संकेतक के कुछ आयाम होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ घटक होते हैं, तो उसमें होता है कि आपने शिक्षा कितने वर्ष ग्रहण की, है ना, आपकी जीवन प्रत्याशा कितनी है। इसके अलावा आपका जीवन स्तर क्या है, तो ये सब मानव विकास में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत कौन सा है? इसका हो गया मध्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि सह संबंध का विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? स्पीयरमैन द्वारा। ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसको GST भी कहते हैं, यह इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं लिया जाता, अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर आपको समझना पड़ेगा कि वस्तु एवं सेवा कर जो GST होता है, यह वास्तव में लगाया जाता है जो उस वस्तु को बनाता है, ये जो उस वस्तु को उत्पादन करता है। लेकिन वह टैक्स जब हम किसी दुकानदार से खरीदने किसी वस्तु को हम जाते हैं, तो वह वो टैक्स जो उस वस्तु को खरीद रहा है हमसे ले लेता है। तो कीमत हमको बढ़ी हुई लगती है कि इसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई है। 2017 में यह GST आया था, और उसके बाद से पूरे देश में महंगाई बढ़ गई थी, और वो अभी भी है। यानी जो बाइक लगभग 52-55 हज़ार की आ रही थी, अब वह बाइक लगभग 90-95 हज़ार की आ रही है। यानी महंगाई के कारण और अन्य भी हो सकते हैं, केवल GST नहीं हो सकता, लेकिन GST ने बहुत अधिक मात्रा में महंगाई बढ़ाई है। क्योंकि जो 5%, 12%, 18%, 32% जो टैक्स जोड़ा गया था सरकार द्वारा, यह बहुत अधिक मात्रा में जनता को एकदम परेशान करने वाला था, और वो अभी भी चल रहा है। हालांकि अभी 22 सितंबर 2025 से जो नवरात्रि शुरू हुई थी, उस समय सरकार ने इसको संशोधित किया है और GST के रेट कुछ घटाए हैं,
लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से उस केवल फॉर्मेलिटी हुई है, मार्केट में लगभग वही चल रहा है सब कुछ। तो वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। फोर्थ है, कृषि की कौन सी पद्धति पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित तथा संरक्षित करती है? तो यह है जैविक खेती। जैविक खेती मतलब उसमें जो आप खेती करते हैं कीटनाशक का उपयोग ना करें, केमिकल का उपयोग ना करें, जो हम खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, उसकी जगह हम कुछ देसी उर्वरक जैसे गोबर की खाद ये सब डालें। फिर नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस वस्तु से है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन, यानी पशुपालन अधिक होगा तो दूध का उत्पादन बहुत अधिक होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन की प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको हम लिंगानुपात कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहते हैं, कि पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है। जैसे कि भारत में 931 महिलाओं पर 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। तो नेक्स्ट है 1970 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण हेतु चीन में कौन सी नीति लागू की गई थी? वन चाइल्ड पॉलिसी, एक संतान नीति। यानी चीन अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहता था, तो वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया कि आपको एक बच्चा ही उत्पन्न करने की छूट है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें, समझें, और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर पूछें, और इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आपके परीक्षा तक और भी अन्य जो सामग्री इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, तो आपको आसानी से मिल सकेगी। तो आप कई बार वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो ऐसा ना करें, ये आपके लिए बेहतर है और आपको आसानी से कुछ चीज़ों को समझने में सहायता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।